बम बम बोले दोस्तों। आज का टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा नाम नैन्सी है। मैं जब पैदा हुई थी तो किसी को भी मेरे पैदा होने की खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और हमारे यहाँ लड़कियों से जवानी में धंधा करवाया जाता था। मगर ना तो कोई कोटा होता था, ना कोई बाजारू जगह, बल्कि यह काम हमारा ख़ानदानी काम होता था। यही काम करके हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी। 1997 का टाइम था। मैं महज 8 साल की थी। पढ़ाई लिखने में मैं बहुत तेज़ थी। स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर पर आती थी। मेरी माँ जो मुझ पर बहुत गर्व करती थी। लेकिन मैं जब भी स्कूल से घर आती तो माँ हर रोज़ एक नए आदमी के साथ घर से बाहर निकलती थी। मेरे बापू दरवाजे के बाहर ही बैठे रहते थे। वो नए नए आदमियों जो आते थे बापू को चंद पैसे देकर निकल जाते थे। मैं जब भी बापू से पूछती थी कि यह कौन है और माँ के साथ क्यों, बापू बोलते कि अगर तेरी माँ यह काम नहीं करेगी और उन नए नए आदमियों को खुश नहीं करेगी तो तू पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी, बड़े होकर तुझे भी यही काम करना है। मेरी माँ जब भी ये बातें सुनती तो लड़ने लग जाती थी कि यह काम मैं जो कर रही हूँ वो मेरी बेटी नहीं करेगी और तुम भी कभी इसे करने को नहीं कहोगे। उधर बापू बोलते, पर यह तो हमारा खानदानी काम है, फिर यह क्यों नहीं करेगी। माँ फटकार लगाते हुए बोलती, बोल दिया ना, नहीं तो नहीं। यह पढ़ लिख कर हमारे अपने पैरों पर खड़ी होगी और हमारा नाम रोशन करेगी और तुम भी इससे यह काम कभी नहीं करवाओगे आगे जाकर। अब तुम जाओ, कल के लिए एक नया ग्राहक ढूंढो। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि बापू का रोज़ रोज़ नए आदमियों का ढूंढ कर लाना और माँ का यूँ उनके साथ अकेले कमरे में जाना मुझे ज़रा भी समझ नहीं आता था। जब भी माँ कमरे से बाहर आती तो लंगड़ाते हुए आती थी। मैं तो गुड्डे गुड़िया से खेलती थी। अपने माँ की पीड़ा का मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था। जब मैं अपने दोस्तों के पापा को बाहर जाकर काम करते हुए देखती थी तो मैं भी अपने बापू से कहती थी कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते। माँ को ही सारी जिम्मेदारियाँ आपने सौंप रखी है। माँ पूरे दिन घर का काम करती हैं और रात को रोज़ रोज़ उन नए आदमियों के साथ कमरे में अंदर चली जाती हैं। मेरे बापू मुझे बच्चा समझकर यह बात हंसी में टाल दिया करते थे, पर मैं जानती थी कि मेरे बापू को मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई थी। मैं जब भी माँ को यही सवाल करती थी तो उनका भी यही कहना होता था कि बापू का कहीं काम नहीं लग रहा, इसलिए मुझे ही काम करना पड़ता है। जल्दी ही उन्हें काम मिल जाएगा तो मैं काम छोड़ दूँगी। मैं माँ की बातों पर यकीन कर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ समय हंसते खेलते निकल गए। एक दिन माँ को खून की उल्टी होने लगी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। जब डॉक्टर ने बापू को बताया कि माँ को HIV हो गया है तो मैं बापू के साथ ही थी, पर वह यह कह रहे थे कि माँ का इलाज करवाना नामुमकिन है, आप इन्हें यहाँ से ले जाओ। मेरे बापू उनके आगे हाथ जोड़ने लगे कि किसी भी तरह से मेरी सुधा को बचा लो, पर डॉक्टर ने सर हिलाकर मना कर दिया। थोड़े समय बाद माँ बीमारी में इतनी टूट गई थी, उनके आखिरी वक्त में भी वो यही कह रही थी कि मेरी बेटी से यह काम मत करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब माँ हमारे बीच नहीं थी। बापू तो माँ के जाने के बाद बहुत अकेले पड़ गए थे। बचपन में उनकी माँ भी यही काम करती थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मेहनत नहीं करी थी, और माँ के जाने के बाद बापू और ज़्यादा गुमसुम और चुपचाप रहने लगे थे। कुछ घर की जिम्मेदारियाँ। माँ ने जाने के बाद घर में 2 वक्त की रोटी भी मिलना दुश्वार हो गया था। जब माँ थी तो मुझे पहले से ही कुछ काम सिखा कर गई थी, तो मुझे खाना बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। पर ना तो कहीं मैं काम कर सकती थी, क्योंकि मैं 9 साल की बच्ची ही तो थी, ना कहीं काम, और बापू ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। फिर उनके किसी करीबी दादा ने उनको दूसरी शादी की सलाह दी। मेरे बापू पहले दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। पर घर के ख़राब हालातों के चलते मैंने ही बापू से कहा, माँ लेकर आ जाओ। ज़रूरी नहीं सौतेली माँ बुरी ही हो और अच्छी भी नहीं होगी, तो क्या आप मेरे साथ हो ना। मेरी ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद ही मेरी सौतेली माँ घर में आ गई थी। वह बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, एकदम माँ जैसा ख्याल रखती थी। पर वो भी
वही काम करती थी। मैंने बापू से कई बार मना किया, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, पर माँ यह काम नहीं करेगी। मैं अब से अपनी दूसरी माँ को फिर से नहीं खोना चाहती। माँ ने ही मुझे समझाया कि यह हमारा ख़ानदानी काम है और इस काम को हमें करना ही होता है। माँ ने फिर से मुझे स्कूल में डलवा दिया था। मैंने इंटर पास कर लिया था। एक दिन बापू का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। बापू ही थे जो माँ के लिए ग्राहक लाते थे, पर अब फिर से हमारे घर में परेशानी आने लगी थी, जिसके चलते माँ ने अपने मायके जाने का फ़ैसला लिया। मैं तो अब उन्हीं के आसरे पर थी। वो ही मेरी पूरी ज़िंदगी बन गई थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने ही जाने के लिए कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वैसे भी अब आपके सिवा मेरा इस ज़िंदगी में कौन है। मैं भी दूसरी माँ के साथ चल पड़ी एक नए सफ़र पर। एक दिन के सफ़र के बाद हम मामा के यहाँ पर पहुँच गए। वह ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर दिल के बहुत साफ़ थे। माँ वहाँ पर भी यही काम करती थी, मगर मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनके लिए बोझ बन गई थी, क्योंकि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं थी। मैं उनकी आंखों में अब खटकने लगी थी, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो गई थी। पहले मैं एक रोटी से भी गुजारा कर लिया करती थी। अब मेरा शरीर उभर रहा था तो मुझे भूख भी ज़्यादा लगती थी। मुझे घर में जो भी दिखता था मैं उसे देखकर खा लेती थी। बस यही देखकर माँ चिड़चिड़ करने लगती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। तभी उन्होंने एक दिन मुझे मामा के साथ बाहर घूमने के लिए भेज दिया। मेरा ज़रा भी मन नहीं था। मैंने कहा आप भी हमारे साथ चलो, पर उन्होंने मना कर दिया और मुझे जबरन मामा के साथ भेज दिया। कुछ 5 घंटे के सफ़र के बाद मामा ने मुझे जब बस से उतारा तो सामने के बोर्ड पर बिलारा जंक्शन लिखा हुआ था। मैंने पूछा, मामा यहाँ आपका कौन सा रिश्तेदार रहता है? मामा कुछ ना बोले, बस आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं उन्हें ज़्यादा जानती नहीं थी तो उनसे ज़्यादा खुलकर बात भी नहीं कर पा रही थी। मैं वापस से अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया था। मैं काफ़ी थक गई थी, पर मामा तो चले ही जा रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से एक बार हिम्मत और की और कहा, मामा थोड़ी देर कहीं बैठ जाते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ और प्यास भी लगी है। उन्होंने फटकारते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और, वहाँ पर जितना मर्जी आराम कर लेना और अपनी प्यास बुझा लेना। इस बार मामा मुझे बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे। मैं कहीं और भी तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक वही थे जिन्हें मैं यहाँ जानती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वहाँ पर आते जाते आदमी मुझे बड़ी गंदी निगाहों से देखते जा रहे थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, मामा मुझे एक घर में लेकर चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे अपने बैग से कुछ मेकअप का सामान निकाल कर दिया और बोले, जल्दी से तैयार हो जा, यहीं से हम अपनी दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे। मामा, पर यहाँ तो कोई घूमने की जगह ही नहीं दिख रही। मामा बोले, तुम बस कुछ मत बोलो और तैयार हो जाओ। मैं अपने लिए और तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे लगा मामा जल्दी ही आ जाएंगे और मैं अपने आप को तैयार करने में बिज़ी हो गई। पर थोड़ी देर बाद कमरे में मामा नहीं, कोई और आया। कोई औरत थी, बड़ी ही गंदी तरीके से साड़ी पहन रखी थी और मुंह में गुटखा खा रखा था। आते ही मुझे जगह जगह से देखने लगी और बोली, सच में तू तो एक हीरा है। तेरे मामा ने तेरी सही कीमत ली है। तू हमारे कोठे की रौनक बढ़ा देगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कोठा, यह आप क्या बोल रही हो? मेरे मामा कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तेरे मामा तेरा सौदा कर कर जा चुके हैं, पूरे 50,000 का। मैं घबराते हुए बोली, कैसा सौदा? किसने लिए पैसे? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। अब तो तू इस पिंजरे में फंस गई है चिड़िया, और अगर आज़ाद होना ही चाहती है तो जल्दी से अपने आप राज़ी हो जा। सब कुछ तुझे यहाँ मिलेगा, पैसा, रहने को मकान, पहनने को कपड़ा, ढेरों सारा मेकअप, आज़ादी की ज़िंदगी। यहाँ औरतें अपनी ज़िंदगी जीती हैं। वैसे भी तू अपनी माँ और मामा पर बोझ बन गई थी, इसलिए ही उन्होंने तुझे धोखे से यहाँ पर भेजा था। अब मान जा, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती से मनाना भी आता है और वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
मैंने उनसे थोड़ा वक्त मांगा। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अकेले सोचती रही। मेरी माँ सही कहती थी, बच्चों के लिए माँ बाप ही अपने होते हैं, बाकी सब पराए। मेरी दूसरी माँ ने मुझसे प्यार की कीमत आखिर लगा ही दी। अब मुझे वो काम करना था जो मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं करवाना चाहती थी। अब मेरे पास कोई और भी रास्ता नहीं था। ना सर पर छत, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी, और यह सब मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। मेरी माँ भी यही काम करती थी और आखिर मुझे भी यही काम करना पड़ा। मैंने ये धंधा करना चालू कर दिया। हर रात को एक नए आदमी आता। मैं बड़े प्यार से उनसे चाय पानी पूछती और फिर अपने अपने बिस्तर पर लेट जाती। मैं यह काम मजबूरी में तो कर रही थी, पर मुझे खुशी भी थी कि अब मुझे रात को भूखा सोना नहीं पड़ता। मैं अपने मेहनत की कमाई खा रही थी। भले ही 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे अपना शरीर बेचना पड़ता है, पर मैं खुश थी। लाजवंती, जो उस कोठे की मालकिन थी, वो मुझसे बहुत खुश रहती थी और मुझे बिल्कुल माँ जैसा दुलार करती थी, क्योंकि मैं जब भी खाली होती तो उसकी सेवा करती रहती थी। उसके हाथ पैरों में बहुत ज़ोरों का दर्द रहता था। डॉक्टरों ने उसे ज़्यादा घूमने फिरने से मना भी किया था। वह जब भी अकेली होती तो मैं उसके पैर दबा दिया करती थी। अपना वक्त भी मुझे काटना होता था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहले तो मुझे काफ़ी मना करती थी, पर मैं उनके मना करने पर भी नहीं मानती थी। दोनों बैठकर अपनी बीती बातों को याद करते रहते थे। उनकी बातों से साफ जाहिर होता था कि वो भी मेरी तरह हालात की मारी थी, जिसे ना चाहकर भी यह काम करना पड़ता था अपना पेट पालने के लिए। मेरा जैसे जैसे वहाँ वक्त बीतता गया, मेरे पास पैसे जमा होने लगे थे। मैंने पहले ही इंटर पास कर रखी थी और अब भी जब भी मैं बाहर लड़कियों के पास किताबें देखती थी तो मेरा भी आगे पढ़ाई करने का मन करता था, अपनी माँ का सपना पूरे करने का। यहाँ जिस माहौल में मैं रहती थी, वहाँ पर लड़कियों को आज़ादी तो दी गई थी घूमने की, पर पढ़ाई करने की नहीं। मेरी दोस्त चंपा, जो कोठे पर ही यही काम करती थी, मैं जब भी उससे अपनी पढ़ाई की बातें बोलती तो वो मेरा साथ पूरा देती। वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पढ़ाई की काफ़ी कदर करती थी। अगर आज शायद वो पढ़ी लिखी होती तो यहाँ से भागकर वह कई काम कर रही होती, मगर इस दुनिया में अनपढ़ों के लिए कोई काम नहीं होता और लड़कियों के लिए तो ज़रा भी नहीं। पर वो कहती थी, तुम पढ़ी लिखी हो और कुछ बनने का जज्बा भी रखती हो, तो तुम आगे पढ़ाई चालू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी ये बातें मेरे दिल के अरमानों को उजागर कर देती थी। बोलती थी, भले ही मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से नहीं लड़ सकती, पर मैं तुम्हारी पैसों में मदद करती हूँ। तुम एक बार हाँ तो बोलो। मुझे बस एक चिंगारी की देर थी और शोले दहक गए। मैं तैयार थी अब अपने अरमानों और सपनों को पूरा करने के लिए। चंपा का साथ मुझे बिल्कुल बड़ी बहन जैसा मिल गया था। उसने कहा, लाजवंती के रखवालों को मैंने पटा रखा है, वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तुम बस एक बार ऑनलाइन फॉर्म निकल जाए और तुम भर दो। मैंने तुरंत ही ऑनलाइन फॉर्म निकले और भर दिया और ऑनलाइन पढ़ने की क्लासें चालू कर दी। चंपा ने उन आदमियों से पहले से ही बात कर रखी थी। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई की किताबें ला कर दी। लाजवंती को इसकी ज़रा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा था। धीरे धीरे मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी चालू कर दी। चंपा ने मेरा पूरा साथ दिया। अब मेरी पढ़ाई पूरी भी होने वाली थी। मैं अपनी पढ़ाई की किताबों को अपने बेड के नीचे ही छुपाती थी। एक दिन जब मैं कोठे पर नहीं थी तो मेरे पीछे से लाजवंती ने कमरों की सफाई करवाना चालू कर दिया। सबसे पहला कमरा मेरा ही था। सफाई करते वक्त लाजवंती को मेरी किताबें दिखाई पड़ गई। उन्होंने पूरे कोठे को सर पर उठा लिया और हर जगह मुझे तलाशने लगी। चंपा भागते हुए मेरे पास आई और बोली, लाजवंती को सब पता चल गया है, अब क्या होगा। उस वक्त मुझ में अलग ही जोश था। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता था। अब मैं अपने लिए लड़ना जानती थी। वक्त ने चाहे मुझे कहीं पर भी पटक दिया हो, पर अब से मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। मैंने चंपा से कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगी। मैं जैसे ही कोठे पर पहुंची, लाजवंती सामने ही तख्त पर बैठी थी। मैं उसके पास गई। उसने गुस्से में मेरी सारी किताबें फाड़ दी और कहने लगी, मैंने तुझे ज़रा सी ढील क्या दी? तूने मेरे नाक के नीचे से यह सब करना चालू कर दिया। ये कोटा है, कोई पढ़ाई का अखाड़ा नहीं। यह तुम अकेले नहीं कर सकती, ज़रूर इसमें तेरा किसी ने साथ दिया है। कौन है वह दलाल जो तेरी मदद कर रहा है? नहीं, कोई नहीं है।
जो किया मैंने अकेले नहीं किया था। इसमें कोई दलाल शामिल नहीं है। लाजवंती, मैं 1 महीने बाद डॉक्टर बन जाऊंगी। मैं आपको इस बारे में बताने ही वाली थी, पर आपको इस तरह से ये पता चलेगा, मैं ये नहीं जानती थी। वह बोली, डॉक्टर, ये तुम क्या बोल रही हो? अगर कोठे की औरतें यही पढ़ाई लिखाई करने लगी तो यह कोटा कैसे चलेगा? और मुझे भिखारी बनने का कोई शौक़ नहीं है। अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। तुम अब मेरी निगरानी में ही रहोगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि जिसको यह काम अपनी मर्ज़ी से करना है और जो करना चाहता है वह खुशी से करे, पर जिसको नहीं करना आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करोगी। पैसा मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। यह काम भी ईमानदारी का है। हम अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाते हैं, पर किसी की आंसू या खून बहाकर यह पैसा किस काम का है? मैं आपसे यह नहीं कह रही कि कोठा बंद कर दो, क्योंकि यह वो जगह है जहाँ हर औरत को सर पर छत, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा मिलता है। मगर जो यह काम करना चाहता है खुशी खुशी, ज़बरदस्ती नहीं, किसी को खरीद कर नहीं, रास्ते से उठाकर नहीं, बहला फुसला कर नहीं, यह जो आप कर रही हो वो सही नहीं है। इसकी सज़ा आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। हाँ ठीक है, जब मिलेगी देख लेंगे। अब तू अपने कमरे में जा। मैं अपने मन की बात बोलकर कमरे में चली गई। मगर जब मैं कमरे में पहुंची तो सोचने लगी कि अब मैं डॉक्टरी के पेपर कैसे दूंगी। लाजवंती ने तो मुझे 4 दीवारी में कैद कर रखा है और मुझसे फ़ोन और मेरी किताबें तक छीन ली हैं। उस रात मैं सोई नहीं कि अब मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे कोठे पर काम करना मंजूर था, पर अपने सपनों का गला घुटकर नहीं। मैं पूरी रात सोई नहीं, अपनी बीती बातों को ध्यान कर कर रोने लगी। पता नहीं चला कि कब सुबह हो गई। तभी बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाहर से ताला लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा हवड़ तड़प की आवाज़ें आने लगी। उसी बीच चंपा मेरे कमरे के बाहर आ गई और बोली, लाजवंती को अटैक आया है। मैं तुझे अभी बाहर निकलवाने का इंतज़ाम करती हूँ। वहाँ जाकर वह कहने लगी, डॉक्टर ना जाने कब तक आएगा। वह हमारे कोठे पर पहले से ही डॉक्टर मौजूद है। नैन्सी, अगर आप सबकी सलाह हो तो उसे बाहर निकलवाऊं, मगर जब ही निकलवाऊंगी जब आप सब बोलोगे। सब ने वक्त और माहौल को देखकर हामी भर दी। मुझे कमरे से बाहर निकलवाया गया। मैं भागते हुए लाजवंती के पास पहुंची और उसे सीपीआर देने लगी, पर वह कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। बड़ी मेहनत और सबकी दुआओं से उसे होश आ गया। फिर से मैंने उसे पानी पिलाया और वापस अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, तू ठीक कहती थी, ज़रूरी नहीं ज़बरदस्ती से ही सब काम करवाए जाएं। कभी कभार दूसरों की इच्छाएं भी पूरी करनी चाहिए, और अब से ऐसा ही होगा। मुझे माफ़ कर दे। मैं पैसों के लालच में इंसानियत भूल गई थी, पर तूने समझदारी से मुझे समझा दिया। अब तेरी डॉक्टरी के पेपर मैं ही दिलवाने जाया करूँगी। मैं रोते हुए लाजवंती के गले लग गई। अब सच में शायद भगवान मेरे साथ थे। मुझ पर उन्होंने तरस खा लिया था, तभी उन्होंने एक कोठे वाली को डॉक्टर बना दिया था। पेपर देने के बाद ही मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई थी। अब लाजवंती ही मेरा सारा खर्चा उठा रही थी। कोठे पर भी जिसको यह काम करना होता था वह वहाँ रह सकता था, और कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी किसी के साथ भी। मेरी दोस्त चंपा ने कोठे को ही चुना, क्योंकि वह मुझे अब अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं 4 साल बाद LLB डॉक्टर बन गई थी। लाजवंती ने मेरा हॉस्पिटल कोठे के पास ही बनवा दिया था, जहाँ मुफ्त में गरीबों और कोठे वालियों का इलाज करवाया जाता था, बिना किसी भेदभाव के। भले ही लाजवंती ने मुझे पैदा नहीं किया हो, पर अब वो मेरी सगी माँ से भी बढ़कर बन गई थी। मेरी माँ जो मुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहती थी। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चीखकर अपनी माँ से कहना चाहती थी कि मैंने आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।